चले जी, शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स पोर्शन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 127। In which process the specific heat of an ideal gas undefined, isobaric, isochoric, adiabatic और isothermal, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक हीट आपको अनडिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी दे दे, तो कौन सा होगा स्पेसिफिक हीट? देखो क्वेश्चन नंबर 127, स्पेसिफिक हीट किस चीज के बराबर है? C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी, इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां पर अगर चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो C बन जाएगा क्या? डेल क्यू डिवाइडेड बाय जीरो विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल के लिए। अगर हम एडियाबेटिक के लिए बात करें तो फिर क्या होगा? फिर जीरो होगा। और मैक्सिमम किस चीज के लिए होगा? C इज इक्वल टू मैक्सिमम किस चीज के लिए होगा? कौन से प्रोसेस के लिए होगा? आइसोबेरिक या आइसोकोरिक? आइसोबेरिक। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये मैक्सिमम होगा कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोबेरिक के लिए। ये एरिया बेटिक के लिए, और ये किस चीज के लिए? आइसोथर्मल के लिए। क्वेश्चन नंबर 128। तो 127 में कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 128, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल? वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आप लोगों को पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये कब होगा? जब V और R ये हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट है। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इनको हम 1 कंसिडर करेंगे। V अगर हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो P और T के दरमियान रिलेशन कौन सा होगा? डायरेक्ट होगा। और ये कौन सा लॉ ओबे करेगा? चार्ल्स लॉ है। आर यू श्योर? हाँ जी, चार्ल्स है। आर यू श्योर? चार्ल्स है। ठीक है, तो ये इस तरह भी MCQ आ सकता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और चार्ल्स लॉ ओबे करता है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? बोलो। आइसोकोरिक। अगर यहां पर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाए तो ये कौन सा होगा? आइसोबेरिक होगा। और ये कौन सा लॉ होगा? हाँ जी, अब मुझे बताइए इन दोनों में चार्ल्स लॉ कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फर्स्ट लाइन। अच्छा, चार्ल्स लॉ कौन सा है इसमें? फर्स्ट वन है। दोनों तो नहीं है, इनमें से एक चार्ल्स लॉ है और दूसरा कौन सा लॉ हो सकता है? देखो, आप लोगों ने पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ ओबे होता है? बॉयस लॉ ओबे होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ल्स लॉ ओबे होता है, तो इन दोनों में होगा। और एक ऐसा प्रोसेस है इसमें दूसरा लॉ ओबे होता है, न बॉयज होता है न चार्ल्स होता है। वाक्य रे अमीर साहब दम क्यों आया? हाँ, इन दोनों में यहां पर आइसोकोरिक या आइसोबेरिक, इन दोनों में कौन सा प्रोसेस है जिसमें चार्ल्स लॉ ओबे होता है? फर्स्ट वन है। और सेकंड वन में कौन सा होगा फिर? इसमें चार्ल्स लॉ ओबे होता है और इसमें, हाँ जी, क्लासिक्स लॉ होता है।
अच्छा, बस ये ला अपने साथ याद रखें, ठीक है। गिलासिस ला जो है वो ओबे होता है, चार्लस भी होता है, गिलासिक भी होता है। अगर गिलासिक जो है ऑप्शन में मौजूद हो तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, याद रखें। और आइसोथर्मल में कौन सा ला ओबे होता है, बॉयज ला, और उसमें क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद रखो, ये आइसोथर्मल है और इसके साथ लिख के बॉयज ला। क्वेश्चन नंबर 128 में 1 मिनट समझ गए। ऑप्शन नंबर बी जी। तो फिर चार्ल्स ला को। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, इफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 10 and specific heat at constant volume is 4, the number of mole will be if R is equal to H। हाँ जी, एक ऐसा रिलेशन है, in R is equal to Cp minus Cv। इन मालूम करना है तो Cp minus Cv divided by R, 10 minus 4 divided by H, 6 divided by H, 3 divided by 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 130, थर्मोप्लास्ट इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? इसमें हीट और जो मास है वो एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम ये बात करें कि एक कप है, इसमें हमने गर्म पानी डाला है, तो वो किस चीज का एग्जांपल होगा? ओपन है, ओपन कप है, तो वो कौन सा होगा? ओपन सरफेस होगा, ठीक है, सॉरी, ओपन सिस्टम होगा। अगर वो कप इसके ऊपर हम ढक्कन रखें तो फिर कौन सा होगा? क्लोज होगा। और अगर ये थर्मो है तो फिर कौन सा होगा? आइसोबैरिक होगा, सॉरी आइसोलेटेड होगा। अब मुझे ये बताइए, आइसोलेटेड सिस्टम में जो बाउंड्री होता है बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, वो कौन सा होगा? एडियाबैटिक होगा। ओपन और क्लोज में जो बाउंड्री होता है सिस्टम और सराउंडिंग में, वो कौन सा होगा? वो बोलो बोलो। नहीं, थर्मल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होता है, और एडियाबैटिक में न हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है, मतलब हीट न एब्जॉर्ब होता है न रिलीज होता है, ठीक है। तो याद रखो ये चीज। क्वेश्चन नंबर 130 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131, which of the following is slow process? Isothermal, isobaric, adiabatic या none of above? आइसोथर्मल। और अगर यहां पर स्लोएस्ट की जगह फास्टेस्ट आ जाए फिर कौन सा होगा? एडियाबैटिक होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132, a gas absorbs 100 joule of heat and does 40 joule of work. The change in internal energy is, हाँ जी, प्लस 60 होगा या माइनस 60 होगा? प्लस 60 होगा। और यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू मालूम करें तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए। 133, when a gas is compressed, work is done by the gas, work is done on the gas, heat must be released या internal energy decreases? work is done on the gas। और अगर compressed की जगह expand आ जाए तो फिर क्या होगा? by the system होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, on the gas है तो इस टाइम जो एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और अगर एक्सपेंड आ जाए फिर कौन सा होगा? फिर डिक्रीज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 में है वर्क डन ऑन दी गैस। वन 133 में है when a gas is compressed, तो क्या होगा? वर्क इज डन ऑन द गैस।
अगर कंप्रेस्ड की जगह एक्सपेंड आ जाए तो फिर कौन सा होगा? बाय द गैस होगा। ठीक है, अगर यहां पर इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन गिवन हो तो फिर क्या होगा? व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, व्हेन अ गैस इज एक्सपेंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 में है ऑप्शन नंबर बी। 134, a gas is taken from state A to state B by two different paths. Heat absorbed in different in both cases. Which statement is correct? कौन सा करेक्ट है? Change in internal energy is same, क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कि टेम्परेचर यहां पर क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। हीट और वर्क पर ये डिपेंड नहीं करता, याद रखो ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 134 में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 135 में दोबारा देखें, इन अ पीवी डायग्राम अ वर्टिकल ग्राफिकल लाइन रिप्रेजेंट, ये पीवी डायग्राम है, यहां पर P और यहां पर V, ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो देखो आप लोग, यहां पे वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आ रहा, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। और इस ग्राफिकल लाइन को हम कहते हैं कौन सा? आइसोकोर। अगर यहां पर मिसाल के तौर पर ये P डायग्राम है, ये V और ये P, और ये ग्राफिकल लाइन इस तरह आ जाए तो क्या होगा? आइसो बार होगा। और अगर यहां पर ये ग्राफिकल लाइन इस तरह आ जाए, ये P और ये V, ये ग्राफिकल लाइन इस तरह आ जाए, फिर कौन सा होगा? आइसो थर्मल होगा। ठीक है, याद रखो ये चीज। क्वेश्चन नंबर 136, एन आइडियल गैस एक्सपेंड isothermally and does 100 joule of work. Heat absorbed is 100 joule, क्योंकि यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। 137, a gas absorbs 300 joule of heat and does 100 joule work in step number 1. एक गैस है, इसने 300 जॉल हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर वर्क हुआ कितना? 100। तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, स्टेप 1 में। इन स्टेप 2, 50 जॉल वर्क इज डन ऑन द गैस, तो माइनस 50 जॉल होगा। ऑन द गैस है, बाय द गैस होगा तो फिर क्या होगा? प्लस होगा। ऑन द गैस है तो क्या होगा? माइनस होगा। एंड 150 जॉल हीट इज लास्ट, तो माइनस क्या होगा? माइनस क्यों होगा? माइनस क्यों होगा? क्यों होगा? मतलब हीट माइनस 150 होगा। तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या कहता है? क्यों आपके पास कितना है? 300 है, क्लियर है? वर्क कितना हुआ? 100, लेकिन हम ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आ रही है समझ के? नहीं आ रही? यहां पे डेल्टा U1 क्यू यू वर्क डज, तो वर्क हुआ कितना हुआ? हाँ, आप लोग के ख्याल में क्या होगा? नहीं, वो अलग चीज है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक ही बात है। एक हम लेते हैं सिस्टम के थ्रू लेते हैं और एक हम लेते हैं सराउंडिंग के थ्रू। ठीक है? हाँ, तो क्या होगा? ऑन द गैस नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव लेते हैं। और बाय द गैस, तो यहां पर क्या होगा? अ गैस एब्जॉर्ब। अच्छा देखिए सबर करें, सॉल्व तो करते हैं। ठीक है, क्या आंसर क्या होगा? आंसर के बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अ गैस एब्जॉर्ब 300 joule heat and does 100 joule work in step number 1. तो यहां पे डेल्टा U किस चीज के बराबर होगा? हमें पता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U और यहां पर प्लस डेल्टा W। हम ये चीज मालूम करते हैं, तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल डेल्टा U1। तो यहां पर होगा कितना? 200 होगा कि नहीं होगा? यहां पर 300 पुट करें, यहां पर 100 पुट करें, तो ये आ जाएगा डेल्टा U1। फिर क्या कहता है? फिर कहता है
In step number 2, 50 joule work is done on the gas. तो फिर हम क्या लेंगे? वर्क हम लेंगे माइनस, W होगा -50 जॉल। और फिर क्या कहता है? इन 150 जॉल हीट इज लॉस्ट, हीट लॉस्ट हुआ तो क्यों हमारे पास बन गया कितना? -150 जॉल। डेल्टा U2 क्या होगा? वही फॉर्मूला है, इससे क्या निकाले? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q कितना है? -150, तो ये -150 करे, ये माइनस इंटू -50, तो ये कितना होगा? -150, और ये माइनस और माइनस प्लस 50 हो जाएगा, ये कितना बनेगा? 100 होगा। ये डेल्टा U, ठीक है, ये डेल्टा U2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U1 माइनस डेल्टा U2। कितना है? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, और ये क्या होगा? प्लस होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 138, two identical amounts of heat are supplied to two gases. One undergoes isochloric process, other is isobaric. Which is correct? कौन सा करेक्ट होगा? Temperature rise is greater in isochloric, ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? वो जीरो होता है। तो इसमें टेम्परेचर, अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर कम है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139, अ सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, देन क्या होगा? वर्क डन जीरो, हाँ जी, Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो, ऑल पैरामीटर्स आर जीरो। क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। आर यू श्योर? हाँ जी, बोलो क्यों? हाँ, एक प्रोसेस है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ गया, फाइनल से वापस इनिशियल पे आ गया, तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क जीरो नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जीरो नहीं होता। वाह वाह, ऐसा कोई नो सर, वर्क जीरो नहीं हुई साइक्लिक प्रोसेस के, ठीक है ना? झगड़ा कोई? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, ये बात याद रखो। हमेशा के लिए वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम यहां पे प्रेफरेंस देंगे किस चीज को? वर्क को देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को नहीं देंगे। ये तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये प्रोसेस वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो हमारे पास तो हीट भी जीरो हो जाता है, हम तो ये भी कह सकते हैं। और ये ऑप्शन भी मौजूद है कि ऑल पैरामीटर्स आर जीरो, तमाम तो जीरो हो सकता है लेकिन हीट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। याद रखो ये चीज, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। Question number 139 है, a system return to its initial state, then Q is equal to 0, W is equal to 0, delta U is equal to 0, या all parameters are 0, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा U is equal to 0, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन पर। स्टेट फंक्शन ये आप पे जो है डिपेंड नहीं करता, that's why ऑप्शन नंबर सी is the correct। ऑप्शन नंबर सी is the correct। क्वेश्चन नंबर 140, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में होगा, सॉलिड में होगा। और अगर सिर्फ गैसेज हो तो फिर किस चीज पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा हो तो फिर स्पीड क्या होगा? हाई होगा या कम होगा? कम होगा। और जिसका डेंसिटी कम हो उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर क्या है? ये डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर गिवन है, तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा? ये सॉलिड में ज्यादा होगा लिक्विड से, और लिक्विड में ज्यादा होगा गैसेस से। तो यहां पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन assumption about speed of sound,
that sound energy is transferred from one particle to another is due to constant internal energy. क्यों constant internal energy? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। याद रखो, अगर न्यूटन की जगह लेप्लास आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर कांस्टेंट हीट होगा। क्यों कांस्टेंट हीट होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखो ये चीज, ठीक है। तो 141 में है ऑप्शन नंबर बी। 142 क्या कहता है? इफ द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग इज डबल, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज डिक्रीज बाय 4 टाइम या 2 टाइम। आप लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय M। ये पढ़ा है ना। यहां पे रेडियस कहां से आ गया? फिर क्या करेंगे? फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम की जगह अपना वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो मैं लास्ट इक्वेशन सिर्फ लिखवाता हूं। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। तो यहां पर रेडियस कितना है? 142 में देखे आप लोग डबल हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यहां पर क्या है? रूट है, तो डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 143 mechanical waves on the surface of liquid are transverse, longitudinal, both of above या none of these। लिक्विड की सरफेस पे याद रखो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव बनेगा, लिक्विड के सरफेस के, और लिक्विड के अंदर जो है वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है ना। हम कहते हैं ना ट्रांसवर्स वेव ये सॉलिड में बनते हैं या लिक्विड के सरफेस पे बनते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है? 143 में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144, द स्पीड ऑफ साउंड इन एन एयर इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली बाय डैश फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर 61 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 t डिग्री C। तो ये 0.61 मीटर पर सेकंड है या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड है या 16 मिलीमीटर पर सेकंड है। पॉसिबिलिटी तो है ना कि नहीं है? क्योंकि इन तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया? यूनिट को चेंज किया है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए। 145, the first overtone of a stretched wire of a given length is 300 hertz। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब F2 के बारे में कहता है। F2 सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। द फर्स्ट हार्मोनिक इज क्या होगा? F2 आपने पढ़ा है Fn इज इक्वल टू NF1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है। अब यहां पर F2 ये बराबर है 2F1 के बराबर है, ठीक है। क्या मांग रहा है? F1 मांग रहा है, तो F2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू F1, तो ये बनेगा कितना? 150 हर्ट्ज। 145 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 146 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में दो चीजें आप लोगों को पता है, Fn इज इक्वल टू NF1 और Fn इज इक्वल टू 2n-1 इंटू F1। ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए है और ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए है, ठीक है। इसमें जो हार्मोनिक्स है वो इवन है, ठीक है। इवन है ना कि नेचुरल है 1 2 3 4 5, और इसमें क्या होगा? इसमें R है, तो हम कहते हैं ना F1 इज इक्वल टू F1, F2 इज इक्वल टू 3F1, 1F1 3F1, F3 इज इक्वल टू 5F1, F4 इज इक्वल टू 7F1। यहां पर क्या मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 146 में?
किधर गया? फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ये दोनों मांग, तो F2 डिवाइडेड बाय F3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, और F1 क्या हुआ? कैंसल हुआ। 3:5 is the correct option. It is option number C. Question number 147. A closed pipe support all harmonic, only even, only odd या no harmonics? Only odd लिखवा चुका हूं, सामने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148. For same length, a ratio of fundamental frequency open और closed. आप लोगों को पता है F1 ये बराबर है V डिवाइडेड बाय 2L, और F1 ये बराबर है V डिवाइडेड बाय 4L। ये किसके लिए है? ओपन पाइप के लिए है, और ये क्लोज पाइप के लिए। यहां पर क्या मांग रहा है? ओपन टू क्लोज है, ओपन डिवाइड बाय क्लोज। हम लिख सकते हैं ना, इफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2 and 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह हम लिख सकते हैं इफ इंटू ओपन पाइप मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 यहां पर शिफ्ट करें तो क्या बनेगा? इफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय इफ क्लोज पाइप, ये 2 यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू रेशो 1। और अगर यहां हमें इसको हम क्या करें, इसका उलट ले ले, तो फिर क्या बनेगा? 1:2 होगा। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 149, बेटा हुई इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 149। तो 139 झगड़ा कवई, हाँ टकला शेखा कवई। हाँ जी, चले जी। कौन सा है? 149. Standing waves are formed due to reflection. Question number 149. ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यहां पे जो लू बनता है ये किसकी वजह से बनता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता। मतलब एट अ टाइम दोनों नहीं होता, एट अ टाइम इन दोनों में से सिर्फ एक होगा। अगर ये स्ट्रिंग है और इसको इस पर हम नीचे फोर्स अप्लाई करें तो ये लूप बनेगा, और इसको हम छोड़ दें तो फिर क्या होगा? ये अपवर्ड बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये क्रस्ट है तो ये क्या है? तरफ, एक दूसरे का क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 150। इन क्लोज पाइप डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड लैम्डा बाय 4। अगर सिंपल आ जाए कि इन स्टैंडिंग वेव्स क्लोज पाइप की जगह स्टैंडिंग वेव आ जाए, फिर क्या होगा? लैम्डा बाय 2 होगा। आर यू श्योर? नोड और इंटरनोड के दरमियान हमेशा के लिए लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 होगा, चाहे वो स्टैंडिंग वेव्स आ जाए, चाहे वो ओपन आ जाए, चाहे वो क्लोज आर्गन पाइप आ जाए। क्लियर होगी बात? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स के 2 टाइप्स हैं। आप लोगों को पता है ना? नहीं पता? ये मुझे याद लास्ट में याद दिला दे, फिर मैं बताता हूं कौन कौन से टाइप्स हैं। फिर आप हो सर जी ये तो है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा है? 150 में है ऑप्शन नंबर सी। तो 151 में an open pipe of length 0.5 meter, speed of sound 340 meter per second, fundamental frequency open pipe है। तो ओपन पाइप है तो F1 बराबर है किस चीज के? V डिवाइडेड बाय 2L। V कितना है? 340 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, ये खत्म हो जाएगा 340। ऑप्शन कौन सा है? बी। 152 फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप 200 होगा, ओवरटोन 200 होगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? वो 100 है। आप लोगों को पता है कि ओपन पाइप के लिए इफ n इज इक्वल टू NF1 है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 153।
two argon pipes produce 340 hertz and 342 hertz. Beat frequency will be 2 hertz होगा. Are you sure? चलो शुक्र है, ये तो याद है. तो इसमें कौन सा होगा? 2. ऑप्शन नंबर ए. लेकिन की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं होगा इसमें. डिफरेंस है. Which of the following is correct for all transverse waves? They all involve the oscillation of atoms. They can all be polarized. They can all travel through a vacuum. Both A and B are correct. हाँ जी. Option number B is the correct one. Q. All transverse waves. तो देखो, फर्स्ट वन तो मैकेनिकल के लिए तो है, लेकिन लाइट के लिए ये नहीं है, इस वजह से. और थर्ड वन देखें, दे कैन ऑल ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. लाइट के लिए तो है, लेकिन मैकेनिकल के नहीं है. और ये बी ऑप्शन जो है, पोलराइजेशन के बाद जो है वो सेम है. तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर, यानी क्या, क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है, ये मैकेनिकल वेव्स के लिए तो है, लेकिन लाइट के लिए नहीं है. ऑप्शन बी दोनों के लिए है. और जो ऑप्शन नंबर सी है, वो लाइट के लिए तो है, लेकिन मैकेनिकल के नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल गलत है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 154 में ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन. 155 two tuning fork of frequencies 256 Hz and 260 Hz are sounded together. The time interval between two consecutive maximum sound here by a listener is, क्योंकि डिफरेंस आ गया जो डेल्टा एफ है, ये कितना है? ये 4 हर्ट्ज. टाइम के बारे में कहता है, सो 1 डिवाइड बाई 4, ये कितना है? 0.25 सेकंड होगा. ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज इट्स एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड या फ्रीक्वेंसी? आप लोगों ने तो पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा. ये सबके साथ क्या है? रिलेटेड है. वो कौन सा है जो इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट है. 157 नहीं स्पीड तो है, देखो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना. 157 में क्या है? अ 3 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग resonate in 3 loops. The frequency of stationary wave having velocity of 30 meter per second mainly कितना होगा? 15 हर्ट्ज होगा. क्यों? हाँ जी. 157 में क्वेश्चन नंबर 157 आप लोगों ने पढ़ा है ना, लिम्डा इन इज इक्वल टू, बताइए शाबाश. स्टैंडिंग वेव्स में आप लोगों ने एक शॉर्टकट पढ़ा है, 2L डिवाइडेड बाय n. 2L डिवाइडेड बाय n. अब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय L कितना है? ये 157 में किधर है? 3 है. और नंबर ऑफ लूप कितने हैं? वो भी 3 है. तो ये कितने हो जाएंगे? 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 हो जाएगा. 3 खत्म. लिम्डा बराबर हुआ 2. और मांग क्या रहा है? 157 में आपसे मांग रहा है फ्रीक्वेंसी. तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा. v कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15. क्वेश्चन नंबर 157 में है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 158. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज. इट्स वेवलेंथ इज कितना होगा? वेवलेंथ v is equal to f lambda. lambda is equal to v divided by f. लाइट है तो v कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8. वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 250 नैनोमीटर. 159. A valid unit for specific heat capacity. Valid unit. हाँ जी, स्पेसिफिक हीट का जो बेस यूनिट है वो कौन सा होगा? स्पेसिफिक हीट है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 159.
सी एन इज इक्वल टू, यहां पे आ गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा जॉल डिवाइडेड बाय मोल और यहां पर केल्विन, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोल और केल्विन। अब ये तो है नहीं इसमें, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा भी स्पेसिफिक हीट है, वो कौन सा है? मास स्पेसिफिक हीट एम डेल्टा टी। ये कौन सा होगा? जॉल डिवाइडेड बाय किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय केल्विन। तो ये होगा किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केल्विन और मल्टीप्लाई बाय केजी। ये खत्म हुआ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ये है इसमें, ये भी नहीं है। अच्छा, ये दोनों नहीं है, तो ये है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो थोड़ा सा इसके साथ क्या है, रिलेटेड है। जॉल ये असल में पर केजी और पर केल्विन आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ये माइनली करेक्टेड। ये सब अगर किसी ने गलत भी किया है ये सबका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। 160 द स्टेटमेंट that heat cannot spontaneously flow from a cooler to hotter body as a result of सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में फिर कौन सा स्टेटमेंट है? क्लॉसियस या केल्विन? केल्विन श्योर? हाँ जी, दो स्टेटमेंट है ना, सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ये केल्विन नहीं होगा, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है। केल्विन स्टेटमेंट कौन सा है? कहता है इट इज इम्पॉसिबल to construct such a heat engine, ठीक है। फिर नॉट इंजन के बारे में कहता है, नहीं, आइडियल इंजन के बारे में कहता है ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा इंजन बनाएं जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर हो, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क या एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 160 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 161, if an ideal gas is allowed to expand adiabatically, the work done by the gas is equal to loss of internal energy होगा। और expand की जगह अगर compressed आ जाए तो फिर क्या होगा? ये gain in internal energy होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है? Which of the following properties of light does not change with the nature of medium? frequency, क्यों वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट नहीं होता? मीडियम पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट होगा कांस्टेंट, लेकिन वो कौन से केस में? वैक्यूम पे, मतलब मीडियम पे तो ये डिपेंड करता है ना, ठीक है।